हम बच्चों कंटिन्यू करते हैं। अभी हम कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता का वैदिक सभ्यता पर प्रभाव। इसको ही कंटिन्यू करते हैं। हड़प्पा वासियों का पशुपति शिव हिंदू धर्म के शिव से समता रखता है। हड़प्पा वासियों की भांति आर्य भी पीपल, तुलसी, आंवला की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की कुछ मुद्राओं पर ध्वज बना मिला है। वैदिक काल में भी देवताओं के लिए ध्वज निर्माण की परंपरा बनी रही। स्वस्तिक, चक्र आदि के प्रतीक हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। वे भारत में आज भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। मूर्तियों में प्रजनन अंगों को दोनों सभ्यताओं में दर्शाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में जिस प्रकार की बैलगाड़ियाँ मिली वैसी गाड़ियाँ ही आर्य सभ्यता में उपलब्ध है। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र स्थान को धार्मिक महत्व प्राप्त था, वह आज भी भारत में प्राप्त है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। उपर्युक्त तथ्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन विकसित सभ्यताओं में अवश्य ही उल्लेखनीय है। इसी कारण इसका क्षेत्र तथा प्रभाव व्यापक रहा, जो इस बात का प्रतीक है कि इसमें कुछ विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए जिनके कारण यह व्यापक तथा प्रभावशील बन सकी। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है एक रूपता। जब हम मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेषों की तुलना करते हैं तो इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि दोनों नगरों की सभ्यता में बहुत समानता थी। इस सभ्यता की यह समानता केवल दो नगरों के अवशेषों से ही नहीं परखी जाती, वरन जहाँ जहाँ भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं उनमें इस सभ्यता की समता मिली है। कालीबंगा व लोथल की सभ्यताएं भी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं से साम्यता रखती है। बर्तन, हथियार, मोहरे तथा लिपि सर्वथा समान है। यह एक रूपता अन्य सभ्यताओं में नहीं मिलती। दूसरा, वैभवशाली स्मारकों का अभाव। मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान आदि सभ्यता ऐसे स्मारकों से परिपूर्ण है जो किसी वर्ग विशेष के वैभव की द्योतक है, परंतु हड़प्पा सभ्यता के नगरों में ऐसे स्मारक व उत्कीर्ण लेख प्राप्त नहीं हुए। यह सत्य है कि सिंधु नदी की घाटी में भवन अच्छे स्तर के मिले हैं, परंतु वे भी सादा ढंग से निर्मित हैं। उनमें बाह्य अलंकरण का अभाव है और वे हड़प्पा घाटी के लोगों की उपयोगितावादी तथा यथार्थवादी रुचि का परिचय देते हैं। तीसरा, शासन प्रणाली। अन्य सभ्यताओं में यह स्पष्ट है कि वहाँ किसी प्रकार की शासन व्यवस्था थी। यूनान के नगर राज्यों के सिवाय हमें अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र प्रणाली के ही चिन्ह प्राप्त हुए, परंतु हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वहाँ राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली के भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, पर यह विश्वास अवश्य व्यक्त किया जाता है कि वहाँ एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन व्यवस्था थी जो धर्म पर आधारित थी। इस प्रकार की शासन व्यवस्था अन्य प्राचीन सभ्यताओं में दृष्टिगत नहीं होती। चौथा, वहाँ के निवासी शांति प्रिय थे। जब यहाँ से प्राप्त हथियारों का अन्वेषण किया जाता है तो उनमें लोहे का तो कोई शस्त्र ही नहीं मिलता है। शस्त्रों में कवच आदि भी नहीं मिले। अतः विद्वानों की ऐसी धारणा है कि सिंधु प्रदेश के लोग लोहे के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। प्राप्त शस्त्रों में दांतेदार आरिया उल्लेखनीय है। इन शस्त्रों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे लोग मिस्र, यूनान तथा मेसोपोटामिया के लोगों की भांति युद्ध प्रेमी थे। इसके विपरीत हमें उद्योग धंधों में प्रयुक्त होने वाले औजार व उपकरण अधिक मिले हैं। इससे यह संभावना होती है कि सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध को अधिक महत्व नहीं देते थे। इसी कारण वे आक्रमणकारियों द्वारा आसानी से परास्त कर दिए गए। पांचवा, नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी और उल्लेखनीय विशेषता उसका नगरीय होना था। सिंधु सभ्यता के सुनियोजित नगरों में जो अवशेष हमें प्राप्त हुए, जो विश्व की तत्कालीन किसी भी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, ये नगर अपने आकार तथा योजना में भी अद्वितीय थे। मोहनजोदड़ो के बारे में यह अनुमान किया जाता है कि वहाँ 35,000 लोगों की आबादी थी। छठा, आधुनिक हिंदू धर्म की देन। बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि आधुनिक हिंदू धर्म का उद्गम स्थान हड़प्पा ही था। स्टुअर्ट पिगर्ट और जॉन मार्शल इसका समर्थन करते हैं। सातवां, हड़प्पा सभ्यता गणित की जन्मस्थली थी। यहाँ संख्या और संख्यात्मक प्रणाली का जन्म हुआ। आठवां, हड़प्पा सभ्यता गणित की जन्मस्थली थी।
यहाँ संख्या और संख्यात्मक प्रणाली का जन्म हुआ। 8वां हड़प्पा सभ्यता धातु विज्ञान के कुछ गूढ़ तत्वों से परिचित थी। और 9वां जो कि लास्ट है, सभ्यता में प्राप्त मोहरे उत्कृष्ट शैली की मानी जाती है। अब बात करते हैं बच्चों हम हड़प्पा सभ्यता के विनाश की, कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का विनाश होता है। वैसे तो जो भी सभ्यता फली फूली उसका एक दिन अंत अवश्य हुआ है, और उसके विनाश के कुछ कारण भी निर्धारित किए जाते हैं, परंतु इसके कारण आज भी विवादास्पद है। यह सभ्यता बार बार आबाद होती रही और बार बार ही नष्ट होती रही। इतिहासकारों की अब यह आम सहमति है कि इस महत्वपूर्ण सभ्यता का विनाश किसी एक विशेष घटना या कारण से नहीं हुआ, वरन इसका विनाश विभिन्न कारणों के संयोग का परिणाम था। उनमें से कतिपय निम्नलिखित है। पहला, यहाँ के निवासियों का रूढ़िवादी होना। सभ्यता के उत्खनन से यह स्पष्ट है कि नगरों के निर्माण एक ही स्थान पर कई बार हुआ है। एक बार विनाश के उपरांत भी उन्होंने अपने मूल स्थान को नहीं बदला। दूसरा, सिंधु नदी की बाढ़ में भी ये कारण रहा होगा। नदियों में बाढ़ प्राय आया ही करती थी। सिंधु नदी इसका अपवाद नहीं है, अतः इस नदी की बाढ़ भी संभवतः इस सभ्यता के विनाश का कारण बनी होगी। हड़प्पा सभ्यता के अनेक नगरों की बाढ़ आने की पुरातन जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो की विभिन्न मिली है। इसी प्रकार मैके चनुदड़ो के विनाश को बताते हैं, और ऐसा राव के अनुसार एक बार 2000 ईसा पूर्व और दूसरी उसके लगभग एक शताब्दी बाद आई थी। बाढ़ आई थी। देन तीसरा है भौगोलिक परिवर्तन। निरंतर होने वाले भौगोलिक परिवर्तन भी इस सभ्यता के विनाश के कारण बने। प्रख्यात विद्वान ए घोष का मत है कि आर्द्रता का ह्रास व भूमि की शुष्कता का विस्तार इस सभ्यता के विनाश के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। चौथा, महामारी जैसे संक्रामक रोग भी इस सभ्यता के विनाश के कारण हो सकते हैं। पांचवा, विदेशी आक्रमण। यह कारण भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और हिंसा के कुछ चिन्ह उपलब्ध हुए हैं। एक स्थान पर कई खोपड़ियों को एक साथ डाल दिया गया है। नवीन प्रकार की कुल्हाड़ियाँ भी देखने को मिली है। हड़प्पा के परवर्ती अवस्था एक कब्रिस्तान से नए किस्म के मृत भांड भी मिले हैं। आक्रमणकारियों में आर्यों का नाम भी लिया जाता है और इसके प्रमाण में उनके धार्मिक ग्रंथ प्रस्तुत किए जाते हैं। इस धारणा के समर्थक है गार्डन, व्हीलर, पिगट। व्हीलर का कहना है कि पुरंदर दुर्गों का विनाशक ने ही हड़प्पा के दुर्गों व नगरों को नष्ट किया था। ऋग्वेद में साश्य की इंद्र पुरंदर से प्रार्थना की गई है कि वे आर्यों के शत्रुओं के दुर्ग नष्ट कर दे। प्रोफेसर रामचरण ने इस धारणा का विरोध किया और इस संदर्भ में डॉक्टर राजबली पांडे अपना मत इस प्रकार व्यक्त करते हैं। सिंधु घाटी में क्रांतिकारी जलवायु परिवर्तन और सिंधु नदी के पथ बदलने से इस क्षेत्र में यह सभ्यता समाप्त हो गई, परंतु इसके बहुत से तत्व परावर्ती भारतीय सभ्यता में आत्मसात हो गए। छठा, भूकंप विनाश कारण हो सकता है। सातवां, श्री माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा नगर के विनाश के लिए रावी नदी के मार्ग परिवर्तन को उत्तरदायी मानते हैं। अपने समर्थन में डेल्स के कथन को लेते हैं जिन्होंने अपने 1968 में कालीबंगा के सर्वेक्षण में कहा है कि घग्गर और उसके सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन से ही कालीबंगा सभ्यता का विनाश हुआ। आठवां, पानी का अभाव हो जाने के कारण भी सभ्यता का विनाश संभव है। नौवां, एक आधुनिक मत यह भी है कि सभ्यता ने अपने साधनों को आवश्यकता से अधिक व्यय कर डाला, जिससे उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई और यह आकर्षक परिकल्पना है, परंतु इसकी जांच के लिए विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है। अब हम निष्कर्ष पे ही पहुंचे तो बच्चों ये कहा जाता है कि उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन तथा उन्नत सभ्यता थी जो आज विनाश के गर्त में समा चुकी है, परंतु इसका पूर्णतः विनाश नहीं हुआ था। चलिए, ये हमने उसके विनाश के कारण किए। नेक्स्ट अब हम वैदिक एज पर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।